हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, साथ में गोलीय दर्पण और लेंस यानी अवतल और उत्तल लेंस, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेप की और दृष्टि दोष और उनके निवारण के बारे में बात करेंगे। इंद्रधनुष के रंगों की बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे। लाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उन कंसेप्ट की इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये मैटर, और यहाँ मोर देन 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, लेवल 1 के लिए, आरपीएससी से रिलेटेड जो एग्जाम्स है उनके लिए, एलडीसी के लिए, वीडियो के लिए, पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपको क्लास के पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन से पहले अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस पे बना रखे, तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के ग्लास में रखा जाता है तो वह अपनी वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। ये किस घटना के कारण होता है? यानी प्रकाश के परावर्तन की वजह से, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से, या प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब भी कोई सिक्का बाल्टी में है या नींबू है या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण का विचलन हो जाता है, इस वजह से वो अपनी वास्तविक स्थिति से अलग स्थिति पर हमको नजर आता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, और इसके बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन और वो कौन कौन से ये फिनोमिना है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जैसे मान लो यहाँ इस केस में कि वो हवा से पानी में जा रही है, तो हवा से पानी में दोनों पारदर्शी माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कारण अनेक घटनाएं घटती है, जैसे कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ हमको टेढ़ी दिखाई देती है। अगर हम पेंसिल को पानी में रखे, आधी पेंसिल अगर पानी से बाहर में ग्लास में रखे, अगर कांच के ग्लास में पानी डाल के उसमें, तो वो पानी के अंदर का जो हिस्सा है वो हमको मुड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी तिरछी या टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। इसी तरह से रात में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। वायुमंडल में जो गैस की विभिन्न या जो हवा की विभिन्न लेयर है, परतें हैं, उन परतों से जब प्रकाश आता है, तारों का प्रकाश जब आता है तो वो अलग अलग एंगल से जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन हो जाता है, तो इसलिए वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाते हैं। एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं है, वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अपवर्तन के कारण उगता हुआ और अस्त हुआ सूर्य बड़ा दिखाई देता है, यानी सूर्य का बड़ा दिखाई देने का जो कारण है वो यही प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्य का जो अस्त होते समय और उदय होते समय जो लाल रंग दिखाई देता है तो वो उसका अलग अलग कंसेप्ट है, वो विक्षेपण के कारण है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। पानी से भरे किसी बर्तन के तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देता है। अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो जो है वो हमको ऊपर उठाई देगा, जबकि वो वास्तविक रूप से वहां से थोड़ा और नीचे गहराई में होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरा जो चमकता है तो उसका कारण इनमें से कौन सा है? तो इसकी बात करते हैं। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, या प्रकाश के व्यातीकरण की वजह से, या प्रकाश के ध्रुवण की वजह से, या प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो देखो, हीरे की चमक का जो कारण है ना वो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है, क्रांतिक कोण के बारे में बता रखा है और संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, तो वहां से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। मैं आपको वापस एक बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है जिसकी वजह से हीरे की चमक जो होती है। तो देखो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है, वो जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी सघन से विरल में, तो प्रकाश की किरण, क्योंकि वो सघन से विरल में जा रहा है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। अगर वो विरल से सघन में जाता तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती, लेकिन यहाँ पर सघन से विरल में जा रहा है तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी मान लो ये सघन माध्यम है और सघन माध्यम से प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से
ये विरल माध्यम में जा रहा है, मान लो ये विरल माध्यम, अब यहाँ से आगे विरल माध्यम है, तो ये इस बिंदु पर जो ये अभिलंब होगा इस अभिलंब से दूर हटेगी, यानी वो इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए था और ये इस तरह से जाएगी। ठीक है, अब अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्रांतिक कोण का मतलब है कि वह आपतन कोण, जब ये जो किरण है ये यहाँ 90 डिग्री के कोण पर इसका जो है वो अपवर्तन हो जाए, यानी यह आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो परावर्तित किरण है वो 90 डिग्री पर परावर्तित हो जाए, तो उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। तो अगर हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा रखें तो ये 90 डिग्री से अधिक पर विचलन होगा। 90 डिग्री से अधिक पर विचलन होने का मतलब है कि जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ही नहीं, यानी वो सघन माध्यम वाली किरण जो है वो वापस सघन माध्यम में ही रह जाएगी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है कि जब वो एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाए तो उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है, तो ये प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। अब अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो दैनिक जीवन में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण है, जैसे हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखना, हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है इसी वजह से, या रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है, मर्ग मरीचिका जिसको हम कहते हैं, नहीं पानी के होने का भ्रम होना, और कांच में पड़ी दरारों का चमकना या जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये जो घटनाएं हैं ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक होती है। प्रकाश सभी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, इसके साथ साथ निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, और फास्टेस्ट जो है वो निर्वात में यानी वैक्यूम में जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात में सबसे अधिक इसकी गति होती है। कितनी होती है इसकी? तो पहला ऑप्शन है कि 3 गुणा 100 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 4 गुणा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर कि 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है जो फास्टेस्ट है, सबसे तेज है। अगर इसको किलोमीटर में रखेंगे तो यहाँ 10⁸ की जगह 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कि डेनमार्क के खगोलविद थे जिनका नाम था क्रिस्टियन रोमर, यानी रोमन ने, ओले क्रिस्टियन रोमन ने सर्वप्रथम 1676 में प्रकाश की चाल का ज्ञात की थी, प्रकाश की चाल ज्ञात की थी। इन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देख कर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था, और वर्तमान में जो है वो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति 10⁸ नहीं लिखा गया है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो अन्य माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था। तो ये मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न की व्याख्या में बता दिया था कि रोमर ने मापा था सन 1676 में। ये खगोलविद थे, कहाँ के? डेनमार्क के थे। तो इन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल का पता लगाया था। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? कांच में, वायु में, निर्वात में या पानी में? तो ये भी अभी मैंने आपको बता दिया कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में होता है। और कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग निर्वात में जो सर्वाधिक है। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? यानी समतल दर्पण में जब देखते हैं तो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो किस वजह से दिखाई देता है? अपवर्तन की वजह से, विवर्तन की वजह से, ध्रुवण की वजह से, या परावर्तन की वजह से? तो देखो, दर्पण जो है वो हमेशा प्रकाश का क्या करेंगे? वो प्रकाश का परावर्तन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, और लेंस जो है वो प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे। तो समतल दर्पण में किस घटना की वजह से होता है? ये परावर्तन की वजह से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि परावर्तन के नियमों के अनुसार, जो परावर्तन के नियम है, जो मुख्यतः 2 नियम है, तो उन नियमों के अनुसार यानी क्या क्या सही है कि आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण का 4 गुना होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण का दुगुना होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण का आधा होता है। देखो दूसरा नियम जो है प्रकाश के परावर्तन का वो ये है कि एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, यानी जो आपतन कोण है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी जब जैसे मान लो ये दर्पण है और ये आपतित किरण है, और जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है वहां पर इस
दर्पण की सतह से 90 डिग्री के कोण पर काल्पनिक रेखा ये अभिलंब होगी, तो अभिलंब के साथ जितने डिग्री का ये कोण बनाएगा उतने डिग्री के कोण से वापस अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा। तो ये जो किरण होगी वो परावर्तन किरण हो जाएगी और ये एंगल उतना ही होगा, यानी ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही है। देखो इसके थोड़े बारे में बात करते हैं, परावर्तन के नियमों की बात करते हैं कि आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, ये वाले आपतित किरण और परावर्तित किरण जो यहाँ से परावर्तन होगी वो, और ये जो अभिलंब है इस बिंदु पर, ये तीनों एक ही तल में होंगे। अगर ये ऊर्ध्वाधर तल में है तो ऊर्ध्वाधर में, या अगर क्षैतिज में है तो क्षैतिज में होंगे। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है एंगल आई, वो हमेशा एंगल आर यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा नियम यह है कि परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल अपरिवर्तित रहती है। जो परावर्तित किरण है उसकी आवृत्ति और चाल में कोई बदलाव नहीं होता। अगला प्रश्न बात करते हैं कि निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। यानी जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है प्रकाश का, जब प्रकाश सूर्य का प्रकाश या तारों से जो प्रकाश आता है, तो वायुमंडल में जो अलग अलग घनत्व की परतें होती है, वायु की परतें होती है, उनसे वो जो है अपवर्तन होता है उसका प्रकाश का, तो उसकी वजह से कौन सी घटना नहीं होती। जैसे सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, या सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखना, या सूर्य का अपने वास्तविक समय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। तो देखो यहाँ पर ये जो घटना 2, 3 और 4 है, ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है। केवल ये जो पहली घटना है कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य का जो लाल रंग है वो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन की वजह से नहीं होता, बल्कि वो प्रकीर्णन की वजह से होता है, प्रकार के प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे प्रकीर्णन की। बाकी सभी घटनाएं जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। देखो उगते हुए या डूबते हुए सूर्य जो लाल प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग जो है, जैसे हम इंद्रधनुष में अगर रंगों का क्रम देखें तो वो बैंगनी से लाल रंग की तरफ होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी ये बिखरता सबसे कम है। तो हमारी आंखों तक ये सबसे पहले पहुंचता है, इसलिए इसका जो है लाल रंग दिखाई देता है। और विबग्योर, ये जो सीक्वेंस होती है विबग्योर, इसकी बात करेंगे हम। तो वॉयलेट कलर जो बैंगनी रंग है, यानी नीला रंग, बैंगनी रंग, इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जो लास्ट वाले जो कलर है रेड, लाल, इनका सबसे कम होता है। तो लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। तो बाकी सभी घटनाएं जो यहाँ पर दी हुई वो अपवर्तन के परिणाम है, केवल ये 1 नंबर जो घटना है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होती है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो रंग वाले जितने भी इक्वेशन है ना, लाल रंग क्यों दिखाई देता है सुबह और शाम के समय सूर्य के, और इसी तरह से आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, ये सारे प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, यानी में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये होता है। अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं हम। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब किसी स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश वायुमंडल में गमन करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं, धूल, धुआं इत्यादि के कणों से उसका विभिन्न कोणों पर विचलन होता है। इस क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकीर्णन की परिभाषा है कि प्रकाश जब किसी स्रोत से वायुमंडल में से होता हुआ गमन करता है तो वायुमंडल में जो धुआं, धूल और जो अन्य कण है उनसे उसका विभिन्न कोणों पर विचलन हो जाता है, यानी वो उसका एक तरीके से विचलित होता है, डेविएशन हो जाता है, और इसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का नीला रंग दिखाई देना और अस्त और उदय होते हुए सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये प्रकीर्णन की क्रिया के कारण होता है। समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया। एक बार थोड़ा ऑप्शंस को और यहाँ पर देख लेते हैं कि आकाश का नीला रंग है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन की वजह से नहीं है, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये भी सही नहीं है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, या फिर वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। तो देखो प्रकीर्णन है, ये तो फैक्ट है कि प्रकीर्णन की वजह से होता है। अब नीला रंग जो होता है वो तो नीला रंग कौन सा लघुतर तरंगदैर्ध्य है कि दीर्घतर तरंगदैर्ध्य, ये हमें पता लगाना है। तो देखो सीक्वेंस जो है वो ये है, जिसका सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो है बैंगनी, उसके बाद इंडिगो यानी नीला, ब्लू, नीला, इनका सबसे अधिक। तो इन तीनों
कलर का बैंगनी और इंडिगो यानी थोड़ा नेवी का कलर होता है, और ब्लू कलर नीला, इनका जो सम्मिलित प्रभाव होता है वो नीले रंग का प्रभाव होता है, इसलिए आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। तो ये लघुतर तरंगदैर्ध्य वाले हैं, यानी इनका तरंगदैर्ध्य कम है। इसके बाद में जो लास्ट में आएंगे विबग्योर, विबग्योर ग्योर, ये सीक्वेंस है विबग्योर, ठीक है। बे नी जा है पीना ला हिंदी में, अभी मैं आपको बताऊंगा आपको। तो देखो विबग्योर वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य रेड का, लाल का, उसके बाद पीले का, उसके बाद ऑरेंज का, और ये जी ग्रीन जो है वो बीच में आता है। तो लघुतर वाले जो है तरंगदैर्ध्य, इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, एक बार इसकी व्याख्या थोड़ी देख लेते। देखो सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है, 7 रंगों का प्रकाश होता है। व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो इसमें 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती है, जो इस प्रकार है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और लाल का सबसे अधिक है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, जबकि नीला प्रकाश हवा में मौजूद जो गैस के धुआं, धूल आदि कण, इनसे प्रकीर्णित हो जाता है, पीछे ही रह जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसलिए प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से असत्य कथन कौन सा वो पता करना है। 4 कथन यहाँ दिए हुए, तो एक एक करके पहले हम देख लेते कि कथन क्या है। तो पहला है कि वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, ये असत्य है। या दूसरा है कि प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैंगनी। और तीसरा ऑप्शन है कि गीले बालों में घुमाया गया कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। और चौथा है कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु की बनी रस्सी बांधी जाती है। असत्य कथन का पता लगाना। तो देखो यहाँ पर असत्य कथन जो है ना वो है सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, बाकी तीनों सही है। तो पहले हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखो प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, ये गलत बात है, क्योंकि देखो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, जिसका लघुतर तरंगदैर्ध्य है। और लघुतर किसका है, वी, ब, ग्योर, जी, ओ, आर और वाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी का, उसके बाद इंडिगो होगा, उसके बाद ब्लू, नीले का। तो नीले की बजाय तो बैंगनी का ज्यादा प्रकीर्णन होगा। तो प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, नहीं कि बैंगनी। नहीं, आकाश नीला दिखाई देता है, बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि नीली तरंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है बैंगनी की बजाय, बैंगनी का अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। बाकी सारे सही है कि वायुयान के जो टायर है उनको थोड़ा सा सुचालक बनाया जाता है, और गीले बालों में अगर कंघा घुमाएंगे तो टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगा। सूखे बालों में अगर हम कंघे को रगड़ के पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो आकर्षित करेगा। और ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले जो वाहन होते हैं, डीजल, पेट्रोल, इनको ले जाने वाले, तो वहां पर जमीन छूती हुई धातु की बनी रस्सी होती है। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। अभी वायुमंडल की वजह से नीले रंग का दिखाई देता है, अगर वायुमंडल नहीं हो तो प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी तो आकाश हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। यानी वायुमंडल के बाद ऊपर जाने पर, बहिर्मंडल में जाने पर, आउटर स्पेस में जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, काला। तो काला यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी कितने रंगों की बनती होती है। तो मैंने आपको बता दिया 7 रंगों से बनती होती है। व्हाइट लाइट जो होती है, सफेद रंग की जो लाइट है जो वो 7 रंगों से बनती है। और रंग कौन से मैंने आपको बता दिया, बे, नी, जा है, पीना, ला, है ना। हिंदी में अगर हम देखें तो बे, नी, जा, जामुनी है, हरा, बेनी, जा है, पी, ना, ला, ये बैंगनी, नीला, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होगा, सफेद, गुलाबी, नीला या काला। तो देखो जो वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है उसका रंग काला होगा। जो वस्तु जिस रंग का सबसे अधिक परावर्तन करती है वो उस रंग की वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई नीले रंग की दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि वो प्रकाश की जो व्हाइट लाइट है उसमें से जो 7 कलर है उनमें से नीले रंग का सबसे अधिक परावर्तन कर रही है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो कि जब सूरज का प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश तो परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश उस वस्तु के द्वारा अवशोषित कर लेता है। अगर कोई चीज ऐसी है जो प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर ले तो वह काली दिखाई देनी पड़ती है, जबकि अनेक ठोस और चमकीली चीजें प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट करती है। विज्ञान के अनुसार काला रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है, बल्कि वो चीज
जो सूर्य के प्रकाश को पूर्ण अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर ले हुए काली दिखाई देती है। बरसने वाले बादलों में पानी की असंख्य छोटी छोटी बूंदें होती है और ये बादल काफी घने होते हैं। ये बादल सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए बादल हमें काले रंग के दिखाई देते हैं। तो काला रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो परावर्तन नहीं करती है, वो पूर्ण जो संपूर्ण लाइट है उसको पूरी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, इसलिए उसका काला रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि यदि सफेद प्रकाश प्रिज्म से पारित होता है तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है। तो देखो ये विक्षेपण कहते हैं इस घटना को हम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी एक व्हाइट लाइट का 7 रंगों में बट जाना। और ये प्रिज्म से अगर हम जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होता है, अगर हम किसी लाइट को प्रिज्म से गुजारे, जैसे मान लो ये अगर प्रिज्म है इस तरह से, और यहाँ से जो व्हाइट लाइट अगर इसमें से जाएगी तो प्रिज्म से अब इसका विक्षेपण होगा इस तरह से, और यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा हमको, यानी 7 रंगों की यहाँ पर हमको बाहर लाइट दिखाई देगी, और वो सीक्वेंस वही होगा जो इंद्रधनुष में होता है विबग्योर। तो 7 रंग यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो इसके बारे में देख लेते हैं कि श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, यानी ये इनमें से कौन सा उदाहरण है जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि एक सफेद रंग की लाइट का 7 रंगों में बट जाना। तो मर्ग मरीचिका नहीं, ये तो अपवर्तन के कारण होती है। हीरे की चमक, ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम और प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु जो है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। देखो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। प्रिज्म से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात कई रंगों में विभक्त हो जाती है। इस रंगीन पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं और रंगों का क्रम बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट है वो जब वापस बाहर निकलती है दूसरी तरफ, तो यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं और इनका सीक्वेंस वही होता है जो इंद्रधनुष में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का उसके घटक रंग में विभाजन जैसा स्पेक्ट्रम में हो रहा था उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम विक्षेपण कहते हैं। अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या विक्षेपण, तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है। सत्य कथन पता करना है। तो देखो तरंगदैर्ध्य मैंने आपको बताया था कि विबग्योर के सीक्वेंस में होता है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य विबग्योर यानी वॉयलेट यानी बैंगनी का होता है, और सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, ये स्टेटमेंट सही है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कि प्रकाश का रंग आवृत्ति से संबंधित होता है, और बैंगनी में उच्चतम आवृत्ति यानी सर्वाधिक विचलन होता है, और जिसकी आवृत्ति उच्चतम होती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है, यानी जैसे बैंगनी। और प्रकाश के दृश्यमान रंगों की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य होती है, और लाल की सबसे कम आवृत्ति यानी न्यूनतम विचलन, और प्रकाश के दृश्य तरंगों की सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य होती है। यानी लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंगदैर्ध्य इसकी सबसे अधिक होती है। यानी आवर्ती और तरंगदैर्ध्य में व्युत्क्रम समय, जिसकी तरंगदैर्ध्य अधिक है उसकी आवृत्ति कम है, और जिसकी आवृत्ति अधिक है उसका तरंगदैर्ध्य कम है। किस रंग की प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होगी, लाल की, बैंगनी की, हरे की या नारंगी। तो देखो चाल, प्रकाश की चाल जो है वो निर्भर करती है उसके तरंगदैर्ध्य पर यानी आवृत्ति पर। जिसका जितना कम तरंगदैर्ध्य है, जैसे V से R की तरफ अगर हम जाएंगे, बैंगनी से अगर लाल की तरफ जाए, बे, नी, जा, है, पी, ना, ला, तो बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे कम है और रेड यानी लाल की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है। जिसकी जितनी तरंगदैर्ध्य होती है उसकी आवृत्ति उतनी उच्च होती है। कम की यानी अगर तरंगदैर्ध्य कम है तो आवृत्ति उच्च होगी, और अगर तरंगदैर्ध्य अधिक है तो आवृत्ति निम्न होगी। और जो चाल है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आवृत्ति अधिक है तो उसकी चाल कम होगी, यानी कम तरंगदैर्ध्य वालों की चाल कम होती है और अधिक तरंगदैर्ध्य वाले रंग की चाल अधिक होती है। तो यहाँ कम तरंगदैर्ध्य वाला कौन है, बैंगनी, तो उसकी चाल न्यूनतम होगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, अभी मैंने आपको बता दिया, और सबसे कम जो है वो बैंगनी रंग का होता है। निम्न में से जो कथन सत्य है, कौन से कथन सत्य है।
कथन पहला है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखो मैंने आपको बता दिया तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में उल्टा संबंध है। तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो आवृत्ति अधिक होगी, ठीक है, और आवृत्ति अधिक होगी तो चाल कम होगी। यानी तरंग दैर्ध्य और चाल, कम तरंग दैर्ध्य चाल कम, अधिक तरंग दैर्ध्य चाल अधिक। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम और आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 9.5 मिनट या 8.14 मिनट। तो देखो सही उत्तर यहाँ पर है 6.84 मिनट। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट से लेके 1.14 से 4.2 मिनट के बीच का समय लगता है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण, जैसे मान लो कोई भी दर्पण लेते हैं हम, ये लेते हैं अवतल दर्पण है, ये पॉलिश की हुई है, ये इसका मुख्य फोकस है। अगर इसके मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य फोकस एफ है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव और ये यहाँ पर ये बीचों बीच जो दर्पण है इसका ये वाला बिंदु ध्रुव कहलाता है। यानी जो परावर्तक सतह है इसका मध्य बिंदु ये ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या तो आर, यहाँ पर जो सी होगा, सी मान लो ये केंद्र यहाँ पर है इस गोले का केंद्र, तो यहाँ से लेके पोल तक की यानी ध्रुव तक की जो दूरी होती है इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। ये वक्रता त्रिज्या होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है, यानी फोकस दूरी एफ बराबर r/2। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? यानी जो प्रतिबिंब को हम पर्दे पर बना सकते हैं, स्क्रीन पर बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? आभासी, बढ़िया, वास्तविक या खराब। तो देखो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, आभासी प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया जा सकता है वो रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के साइज के बराबर, उल्टा वास्तविक और वस्तु के साइज के बराबर, सीधा वास्तविक और वस्तु के साइज से छोटा, सीधा आभासी और वस्तु के साइज से बड़ा। तो बता दूं आपको कि समतल दर्पण जो है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और सीधा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है। यानी सीधा के साथ में आभासी है, और अगर उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है तो वो वास्तविक होगा। तो सीधा और आभासी है। अब जो प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाता है वो हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनाता है, यानी 4 सेंटीमीटर की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। तो वस्तु के बराबर साइज के बराबर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एक बार बात करते थोड़ा सा समतल दर्पण के बने प्रतिबिंबों की, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है और बिंब के समान साइज का होता है। यानी सीधा प्रतिबिंब होगा और सीधा आभासी होता है, मैंने आपको बता दिया। तो सीधा और आभासी और समान साइज का, जितना बिंब है जितना वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी की प्रतिबिंब के आगे बिंब की दूरी होती है। यानी अगर मान लो यहाँ पर ये दर्पण है और उस दर्पण से आगे 5 मीटर पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे 5 मीटर पे ही बनेगा। और एक और चीज यहाँ पर यह है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम प्रतिबिंब के दक्षिण की भांति दिखाई देगा, और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब में वाम भाग की दिखाई देगा, अर्थात पार्श्व उल्टा होता है, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेफ्ट एज अपीयर एज ए राइट एंड राइट अपीयर एज ए लेफ्ट, यानी दाहिनी तरफ जो है वो प्रतिबिंब में दाहिनी तरफ दिखती है, दाहिनी तरफ बाईं तरफ दिखती है और बाईं वाली दाहिनी तरफ दिखती है। तो बायां हाथ जो है वो दाहिना हाथ के जैसा दिखाई देता है, यानी दाहिने हाथ के साथ की जगह दिखाई देता है। अगला प्रश्न इससे रिलेटेड है, देखो कि अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं से छुओगे, ध्यान से देखना, बायां कान है और हाथ दायां है, तो अब इसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जो बायां है वो दायां हो जाएगा और जो दायां है वो बायां हो जाएगा। तो अब देखो बायां कान है ना, तो वहां कान प्रतिबिंब में कौन सा हो जाएगा? बाएं की जगह दायां कान, यानी दायां कान। और हाथ यहाँ पर कौन सा है? बायां, दायां है, तो वहां पर कौन जाएगा? बायां। तो आप दाएं कान को बाएं हाथ से छुओगे, यानी ऑप्शन चौथा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि किसी कला दीर्घा में कलाकृति 2 समानांतर दर्पणों के मध्य रखी हुई है। मान लो एक समानांतर दर्पण ये और एक समानांतर दर्पण ये, अगर इनके बीच में कोई कलाकृति रखी हुई है, दोनों समानांतर के बीच में रखी हुई है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यानी इसमें मिरर में और इधर इस मिरर में, इनमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 3, 4 या अनंत। अब देखो समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या क्या एक सूत्र है,
और वो सूत्र है कि बने गए प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा। थीटा का मतलब है कोण, कितने डिग्री का कोण है। अब क्योंकि इस केस में क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर रखे हुए, तो इनके बीच में जो कोण है वो कितना है, वो 0 डिग्री का कोण है, समानांतर रखे हुए। ठीक है, एक ये और दूसरा ये इसके बराबर में समानांतर रखा हुआ है, तो 0 डिग्री बनेगा यहाँ। तो 0 यानी 360 बटा 0 डिग्री माइनस 1, यानी सूत्र है n बराबर 360 माइनस थीटा बटा 1। ये सूत्र है 360 बटा एंगल या कोण जितने का पर रखे हुए दोनों दर्पण माइनस 1, तो 360 बटा 0 माइनस 1, 360 में अगर 0 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा अनंत, तो अनंत माइनस 1 यानी कि अनंत। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा ठीक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो कि दो समानांतर दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए। मान लो एक समतल दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है और एक यहाँ पर रखा है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए, तो इनके द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे इनके बीच में रखी हुई वस्तु के। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटा थीटा एंगल यहाँ कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, माइनस 1। 360 बटा 60 कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल और 6 से 6 माइनस 1 यानी 5। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाएगा। मान लो एक छोटी वस्तु रख दी प्रकाश के और ये अपारदर्शी है, पारदर्शी होगी तो प्रकाश इसके अंदर से आर पार निकल जाएगा, यानी इसका अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर ये अपारदर्शी है तो प्रकाश जो है वो इसके किनारों से मुड़ जाएगा, इसके किनारों से मुड़ जाएगा, इस तरह मुड़ के चला जाएगा। तो ये क्या प्रभाव है, ये कौन सा प्रभाव निकलता है, प्रकाश का विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या प्रकाश का व्याप्तिकरण क्या कहते हैं। तो देखो अपवर्तन नहीं है, परावर्तन नहीं है, इनके बारे में मैंने बात कर ली। व्याप्तिकरण और विवर्तन इनमें से कौन सा है, तो देखो इसका सही उत्तर है प्रकाश का विवर्तन, यानी ये प्रकाश का विवर्तन है, ये घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए है कण के समान, बी तरंग के समान, न तो कण के समान और नहीं तरंग के समान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति है वो ड्यूल नेचर, दोहरी प्रवृत्ति है, यानी न तो वो कण के समान है और नहीं तरंग के समान में है, वो क्वांटा के रूप में ट्रेवल करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो कि प्रकाश का विवर्तन जैसी घटनाओं को समझाने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया था या माना जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अनन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत पर्याप्त नहीं है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रकाश की जो घटनाएं हैं उनको हम केवल तरंग वाली प्रवृत्ति से नहीं समझा सकते, यानी प्रकाश प्राय कणों के प्रवाह के रूप में भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में ये उलझन कुछ वस्तुओं तक चलती रही जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर नहीं आया। तो ये आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण माना गया। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों और तरंग की प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित कर दिया कि ना तो प्रकाश कण के रूप में गमन करता है और न ही तरंग के रूप में गमन करता है, क्वांटा के रूप में गमन करता है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। टॉर्च में, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में, या दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा सेविंग मिरर के रूप में। तो देखो यहाँ पर ये सभी जो दिए हुए सारे उपयोग सही है। इन सभी में हम जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते, और उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। तो ये मिरर के उपयोग मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। अगला प्रश्न है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यानी देखो किसी छोटे दर्पण की, दर्पण छोटा रखना और ऊंचा भवन या पेड़ है तो उसकी पूर्ण लंबाई का अगर प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो देखो पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए हमें क्या चाहिए कि इमेज कैसी बनानी चाहिए, छोटी बनानी चाहिए। तो देखो अवतल दर्पण छोटी बनाता है लेकिन हर केसेस में नहीं। उत्तल दर्पण हमेशा ही छोटी इमेज बनाएगा, तो उत्तल दर्पण सही है। समतल दर्पण बराबर साइज की बनाता है। उत्तल और समतल दर्पण, तो ये देखो यहाँ अगर हमें पूर्ण लंबाई देखनी है ना, तो पूर्ण लंबाई के लिए हम उत्तल और अवतल समतल दोनों प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं, उत्तल और समतल दर्पण का।
और अगर कोई बहुत बड़ी आकृति है तो फिर वो हम उत्तल दर्पण का यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्पण है जो वाहनों में पश्च यानी विंग के लिए पार्श्व में साइड में लगाया जाता है, यानी पीछे का व्यू देखने के लिए जिसको हम काम में लेते हुए कौन सा। तो मैंने आपको बता दिया कि वैक्स मिरर, वैक्स यानी कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण जो है उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वी यानी वर्चुअल यानी आभासी, ई यानी इरेक्ट यानी सीधी, और एस यानी छोटी, हमेशा आभासी, सीधी और छोटी इमेज बनाता है। इसके अलावा इसका एक कारण और है कि इसका जो व्यू है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग 150 डिग्री के कोण पर ये इसका व्यू है, तो इतने दूर तक ये हमको दिखा सकता है, क्योंकि इसकी बनावट इस तरह से होती है कि किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए होते, तो ये इतने एरिया को कवर कर लेगा, इतने तक की इमेज हमको दिखा देगा। क्योंकि इन दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तथा प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, इसलिए। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। और दूसरा ऑप्शन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी प्रतीत होती है। इनमें से कौन सा सही है? तो देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है कि प्रकाश का अपवर्तन जो है वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि दोनों माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अलग अलग है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, एक सघन है और एक विरल है, और जब भी विरल से सघन में जाएगा तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है। और दूसरा कारण है अपवर्तन के कारण ही ये टंकी का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में मैंने आपको शुरू के पहले प्रश्न में आपको बता दिया था, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर चाल की में परिवर्तन के कारण होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई कोई कांच की स्लेब है, सिल्ली है, तो किसी मुद्रित सामग्री पर रख दी जाए तो कांच की स्लेब के ऊपर से देखने पर अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई प्रतीत होते, तो अक्षर ऊपर उठे हुए इसी वजह से अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस माध्यम प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, हीरे में, जल में या वायु में? तो ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि लेंस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 पृष्ठों के द्वारा घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसमें एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। उत्तल और अवतल लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो कौन सा सही है? तो देखो ये लेंस की परिभाषा है गोलीय लेंस की, सही बात है। ये भी सही है कि उत्तल और अवतल में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, ये बात बिल्कुल सही। उभयावतल की बात हो रही है यहाँ पर, उभयावतल या उभयावतल, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। चाहे आप कितनी दूर पर खड़े हो सीधा प्रतिबिंब हो। कौन सा मिरर जो हमेशा सीधा मिरर बनाता है? तो जो सीधा बनाएगा वो आभासी होता है और हमेशा छोटा बनाता है। सीधा, आभासी और छोटा कौन बनाता है? वैक्स यानी उत्तल दर्पण। और देखो इसके अलावा समतल दर्पण भी हमेशा सीधा ही बनाता है, हालांकि वो इमेज बराबर आकार के बनाता है, छोटी नहीं बनाता। जबकि उत्तल है हमेशा छोटी बनाता है, जबकि समतल बराबर आकार के बनाता है। लेकिन ये आकार का प्रश्न ही नहीं है कि आप कहीं पर भी खड़े हो आपका इमेज सीधी बननी चाहिए, तो वो उत्तल और समतल दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी ठीक है। अगला प्रश्न एक बार देख लेते थोड़ा इसके बारे में कि समतल और उत्तल दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब केवल सीधा प्रतीत होता है, लेकिन समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है, उसका फील्ड व्यू ज्यादा होता है, तो इसलिए हम वाहनों में इसका उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता नापी जाती है डायोप्टर में, मैनोमीटर में, डॉप्शन में, हाइग्रोमीटर में। तो सही उत्तर है देखो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, डी। और ये P = 1/f यानी पावर जो है वो फोकल दूरी की व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी को मीटर में लेना है तो पावर डायोप्टर में आ जाएगी, तो डायोप्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंद्रधनुष बनने का कारण है क्या? रेनबो क्यों फॉर्म होता है? तो प्रकाश की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, जल की बूंदों का आयतन, या जल की बूंदों के द्वारा सूर्य का प्रसार, या जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखो किस तरह से ये बनता है इसके बारे में आपको बताऊँ। मान लो ये जल की बूंद है और
जो सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है इस जगह ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा। और अपवर्तन होने के बाद में ये जो है यहाँ पर एक बार इसका अपरावर्तन होगा, बूंद के अंदर ही इसका परावर्तन होगा, ठीक है, परावर्तन होगा। और परावर्तन होने के बाद में ये वापस यहाँ पर फिर एक बार इसका अपवर्तन होगा, इस जगह से फिर ये माध्यम चेंज होगा और अब यहाँ पर ये जो है ना ये स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा परावर्तन और अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि यातायात में खतरे के संकेत को दिखाने के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये सुंदर होता है, ये रोशनी खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो इसका कारण ये है कि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है, और तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने से क्या होगा, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने की वजह से इसकी आवृत्ति जो है वो कम होती है, और आवृत्ति कम होने की वजह से इसकी चाल अधिक है, यानी दूर तक जाता है, तो दूर से दिखाई दे देता है ये, इसलिए लाल रंग का प्रयोग वहां पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? बैंगनी, नीला, हरा, पीला, या ये जो है 4 ऑप्शन आपको दिए। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस होता है विबग्योर, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, यानी बैंगनी, सबसे पहले बैंगनी है, और उसके बाद इंडिगो, इंडिगो को हम हल्का नीला कह सकते हैं, और उसके बाद ब्लू, उसके बाद हरा, नीले के बाद हरा, हरे के बाद ऑरेंज, नारंगी, बेनी, अगर हिंदी में बात करें तो बेनी जा, बेनी जा है, पी ना ला, तो सबसे पहले बैंगनी, उसके बाद बेनी, नीला, बैंगनी के बाद नीला देखो कहाँ, यहाँ है, और उसके बाद में जामुनी। अब जामुनी तो इसमें यहाँ पर दे दिया, तो ये ऑप्शन वैसे गलत है ये, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा। अगर बैंगनी के बाद में अगर जामुनी देखें हम, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। हालांकि ये जो ऑप्शन है ना इनमें थोड़ी मिस्टेक कर दी है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो बैंगनी, बैंगनी के बाद में बेनी, नी यानी नीला, और नीला के बाद में जामुनी, और जामुनी के बाद में हरा, जामुनी के बाद में हरा देखो यहाँ नहीं दिया, जरे के बाद पीला, और उसके बाद नारंगी, और सबसे लास्ट में लाल। तो देखो ये सीक्वेंस ठीक बैठ रहा है, हरा, हरा के बाद पीला, पीला के बाद नारंगी, नारंगी के बाद लाल, और बैंगनी, ये ऑप्शन डी ठीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्रधनुष के मध्य में प्रदर्शित होने वाला रंग कौन सा है? तो देखो 3 रंग पहले होते हैं, विब ग्योर, तो देखो इंद्रधनुष के रंग है बेनी जा है, पी ना ला, लास्ट के 3 और शुरू के 3, बीच में कौन सा बच गया? बेनी जा है, बैंगनी, नीला, जामुनी, हरा, चौथा रंग कौन सा? हरा, तो बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है, ऑप्शन डी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है? तो जल में वायु का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति काम करेगा। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर है कि ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, पी पावर इज इक्वल टू 1/f, 1/फोकस दूरी, और डायोप्टर जो है वो इसका पी का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि उत्तल और अवतल की क्षमता होती है धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक, या दोनों ऋणात्मक। तो देखो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी इस तरफ होती है राइट साइड में, तो इसकी प्लस में आएगी, तो इसकी क्षमता भी पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और अवतल जो लेंस है इसकी फोकस दूरी जो होती है वो इस तरफ आती है इधर, तो ये नेगेटिव में होती है फोकस दूरी, इसलिए ऋणात्मक। तो उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि निकट दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखो निकट दोष नाम से उल्टा, यानी निकट का मतलब नजदीक, तो नजदीक की दूरी दृष्टि यहाँ सही है, दूर की नहीं दिखता इसको, निकट दृष्टि दोष वाले को दूर का नहीं दिखता, और दूर दृष्टि दोष वाले को निकट का नहीं दिखता। अब इसका दोष का निवारण करना है आपको, यानी मायोपिया का निवारण करना है। तो निकट दृष्टि दोष यानी इसको दूर का नहीं दिखता, यानी क्या करना है, किरणों को दूर तक भेजना है। उसकी किरणें जो रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पहले बन जाती है, तो उसको रेटिना तक भेजना है, यानी दूर करना है, आपको किरणों को दूर तक ले जाना है। तो वह कौन सा लेंस है जो किरणों को दूर तक ले जाता है? फैलाने वाला। तो फैलाने वाला लेंस ये है, यहाँ से जो किरणें होगी वो इसको ऐसे फैला देगा, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल।
ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लेंस, मिरर, प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, अगर नहीं पसंद आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।